राजपूत मेंशन कराची पाकिस्तान। दोपहर 3 बजे का वक्त था। सूरज ने हर सो उजाला किया हुआ था। हवा में हल्की के बायस धूप में तपिश मकफूत थी। सुरमई रंग के शलवार कमीज में मलबूस, शानों पर भूरी शाल फैलाए, बाएं हाथ की कलाई में ब्रांडेड घड़ी पहने, पाँव में ब्रांडेड जूते पहने वकार अहमद इस वक्त राजपूत मेंशन के ड्राइंग रूम के दाईं तरफ दीवार के साथ इस सादा सोफे पर बैठे यासर साहब और अपनी बहन नरमीन बेगम का इंतजार कर रहे थे। रिश्ते में तो वो उनकी सगी बहन थी, लेकिन ये खूबसूरत रिश्ता खुदगर्जी और अना की भेंट चढ़ चुका था। अब वो दोनों सगे बहन भाई एक दूसरे के लिए गैर शनासा थे। वकार साहब इज़ार से टांग पर टांग चढ़ाए दायां बाजू सोफे की पुष्ट पर फैलाए बैठे थे। आज वो राजपूत मेंशन अपनी बेटी के ससुराल की हैसियत से तशरीफ आवर हुए थे। चंद मिनट बाद ही उन्हें कदमों की चाप करीब होती सुनाई दी थी। वकार साहब के तासुरात स्पाट हुए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दफातन यासर साहब और नरमीन बेगम कमरे में दाखिल होते सलाम कर गए थे। नरमीन बेगम संजीदगी से 2 सीटर सोफे पर बरजमान हुई थी, जबकि यासर साहब वकार साहब के बगल घेर हुए थे। आज कैसे आना हुआ? सब खैरियत है? वकार साहब के सलाम का जवाब देने पर यासर साहब मुस्कुराते हुए नरमी से इस्तफसार करने लगे थे। मैं यहाँ दोस्त की हैसियत से नहीं, अमार यासिर के होने वाले ससुर की हैसियत से आया हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि अमार ने मेरी बेटी को किस तरह इस रिश्ते के लिए राजी किया। मैं अमार की एक तरफा मोहब्बत से वाकिफ हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता अमार से करने पर राजी नहीं था। अब अगर मेरी बेटी राजी है तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। मुझे गारंटी चाहिए कि मेरी बेटी इस घर में हर किस्म की शर पसंदी से महफूज रहेगी। वकार साहब सपाट लहजे में दो टोक कहते मुकाबल को लब भींचने पर मजबूर कर गए थे। यासर साहब के अल्फाज जैसे गुम हो गए थे, मुंह पर कफल लग गया था। वो जानते थे कि वो इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते, जबकि उनकी बात सुनकर नरमीन बेगम आग बगोला हुई थी। वो पहले ही इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, और अब वकार साहब की बातों ने उन्हें आग बगोला कर दिया था। अगर आप अपनी बीवी को तलाक देंगे तो ही मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी, वरना कल आपकी लालची बेटी का तमाशा दुनिया देखेगी। मैं जानती हूँ अपनी माँ की तरह वो भी पैसों की खातिर। यासर साहब की खामोशी का फायदा उठाती नरमीन बेगम अपनी जुबान से जहर उगलने लगी थी। बस, खबरदार, खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी जुबान से मेरी पाकबाज बीवी और बेटी पर घटिया तोहमतें लगाई तो मैं हर लिहाज भूल जाऊंगा। तुम्हें बहन तस्लीम करना आज मेरे लिए शर्म का मकाम है। काश नरमीन, काश तुम मेरी बहन ना होती। मुझे मरते दम तक अफसोस रहेगा कि तुम और वकास मेरे बहन भाई हो। आज तुमने अपने लिए मेरे दिल में बची थोड़ी सी गुंजाइश भी खत्म कर दिया। तुम क्या मेरी बेटी को बहू तस्लीम नहीं करोगी? अब मैं ही ये निकाह नहीं होने दूंगा। अब अगर अमार यासर ने अपनी जान भी दे दी, मैं तब भी फकीहा को उसके निकाह में नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की इज्जत और वकार से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है। वकार साहब तैश के आलम में अपनी नशिस्त छोड़कर उठ खड़े होते, धारते हुए दो टोक अपना फैसला सुना गए थे। कमरे के बाहर खड़ा वजूद साकित हुआ था। अंदर होती तल्ख गुफ्तगू किसी सुर की मानंद उसके कानों में पड़ती उसे बेजान कर रही थी। आप पछताएंगे भाई, आप पछताएंगे। आपने उन दोनों माँ बेटी की खातिर अपने बहन भाई छोड़ दी, और आज भी आप उन दोनों की खातिर अपनी बहन से इस कदर सख्त अल्फाज कह रहे हैं, जिनका शायद आपको खुद भी अंदाजा नहीं है। मैंने आपसे झूठ नहीं कहा। यासिर ने कंपनी के शेयर्स आपकी बेटी के नाम करने का कहा है, जिसके बायस वो निकाह के लिए राजी हुई है, वरना इससे कबल वो राजी न थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपकी बेटी पैसों की पुजारन है। अपनी दौलत की हवस पूरी करने की खातिर वो मेरे बेटे से शादी के लिए राजी हो गई। वकार साहब के इतने सख्त अल्फाज नरमीन बेगम को सख्त इश्ताल दिला गए थे, जिस पर वो अपने दिल में पलते जहर को जुबान दे गई थी। यासर साहब सख्त इश्ताल के बाद अपनी मुठियां भींच गए थे। दफातन कमरे में दाखिल होते कदमों की चाप ने उन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। भूरी पैंट पर सुरमई शर्ट पहने, बाएं हाथ पर नीले लेदर की जैकेट गिराए, बाएं हाथ की चौड़ी कलाई में वो ब्रांडेड घड़ी पहने हुए था। चौड़ी पेशानी को बिखरे बालों ने छुपाया हुआ था। वो थके हुए अंदाज में पाँव में मुकीद अपने भारी बूटों की धमक छोड़कर कमरे में दाखिल हुआ था। उसके संजीदा चेहरे पर थकन के असरात वाज़िया दिखाई दे रहे थे। अमार को कमरे में दाखिल होता देख कमरे में खामोशी छा गई थी। नरमीन बेगम का चेहरा फक हुआ था। वह कभी भी अपनी औलाद के सामने बुरी नहीं बनना चाहते थे। उन्हें मालूम न था कि अमार बाहर खड़ा उनकी गुफ्तगू सुन रहा है। अगर मालूम होता तो कभी भी फकीहा के बारे में इस तरह की गुफ्तगू ना करती, क्योंकि अपने बेटे की सच्ची मोहब्बत की गवाह वो खुद थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माजरत करता हूँ अंकल, ये निकाह नहीं हो सकता। मेरी माँ राजी नहीं है। मैं अपनी माँ का दिल नहीं दुखा सकता, और ना ही मैं अपनी बीवी पर कोई तोहमत बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैंने अपनी तमाम काविशें कर ली हैं अपनी माँ का अपनी होने वाली बीवी की तरफ से दिल साफ करने की,
لیکن میں ناکام رہا۔ شاید میں ہی اس کے لائق نہیں ہوں، یا پھر ہم ایک دوسرے کے نصیب میں نہیں ہیں۔ میں اپنی بیوی کے پاک کردار پر ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اپنی ماں کا دل دکھا سکتا ہوں۔ آج ایک بیٹا اپنی ماں کی خاطر اپنی محبت ہار گیا۔ میں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا گناہ گار ہوں انکل۔ میں نے اسے بہت مشکل سے نکاح کے لیے راضی کیا تھا، لیکن میں اب اس کا ساتھ نہیں نبھا سکتا۔ میرا ساتھ اس کے لیے اذیت کا باعث بنے گا۔ چاہے تو مجھے سزا دے دیں یا چاہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں آپ کی بیٹی کے لائق نہیں ہوں۔ عمار بمشکل اپنی آنسوں پر ضبط کرتا وقار صاحب کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتا روحاں سے لہجے میں سنجیدگی سے کہتا، انہیں اپنی انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کرتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ مجھے ترس آ رہا ہے تم پر نرمین۔ آج تمہاری اس بے مقصد نفرت نے تم سے تمہارا بیٹا چھین لیا۔ کاش نرمین، کاش کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے تو اپنے سیاہ دل میں نرمی اور محبت رکھی ہوتی۔ اور ہاں، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے بیٹے کے انکار سے مجھے کوئی فرق پڑا۔ میں خود اپنی بیٹی کو تم جیسے نفرت کی ماری عورت کی بہو نہ بناتا۔ میری بیٹی کا نکاح کل ہی ہوگا۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہو تو کل آ کر دیکھ لینا، اور مبارک ہو۔ آج میرے دل میں موجود گنجائش بھی تمہارے زہر میں ڈوبے الفاظوں نے ختم کر دی۔ امید ہے کہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ وقار صاحب سنجیدگی سے نرمین بیگم کی طبیعت صاف کرتے شان سے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ پیچھے یاسر صاحب بھی خونخوار نظروں سے نرمین بیگم کو گھورتے واک آؤٹ کر گئے تھے، جبکہ بیگم اپنی اتنی توہین پر ضبط کے باعث مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ بے شک نفرت ذلالت کا دوسرا نام ہے، تبھی اللہ پاک نے نفرت کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک مومن شخص کبھی کسی انسان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ حاکم مینشن، بحریہ ٹاؤن، کراچی۔ شام کے 6:30 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ وقار صاحب حاکم مینشن کے باہر اسپاٹ چہرے کے ساتھ اپنی روب دار پرسنالٹی کے ساتھ ٹیکسی سے اترتے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے اترتے ہی ٹیکسی والا جا چکا تھا۔ وقار صاحب کو دروازے کی طرف آتا دیکھ چوکیدار اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے صاحب؟ چوکیدار وقار صاحب کی روب دار پرسنالٹی کے باعث نرمی سے استفسار کرنے لگا تھا۔ اماد کو جا کر پیغام دیں کہ وقار صاحب ملنے آئے ہیں۔ وقار صاحب چوکیدار کو ہدایت دیتے اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر قدرے کونے میں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے تھے۔ چوکیدار نے ایک ملازم کو وقار صاحب کا پیغام دے کر رہائشی حصے کی طرف بھیجا۔ کچھ دیر بعد ملازم نے آ کر مثبت جواب دیا، جس پر چوکیدار دروازہ کھولتا انہیں اندر جانے کی اجازت دے گیا تھا۔ وقار صاحب پروقار چال چلتے رہائشی حصے کی طرف بڑھے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاؤنج میں داخل ہو کر وقار صاحب نے بلند آواز میں سلام کیا تھا۔ اماد صاحب انہیں دیکھ کر ہبکی سے منہ موڑ گئے تھے، البتہ ان کے سلام کا جواب دل میں ضرور دیا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا بیٹا آیا ہے۔ آج کیسے یاد آ گئے تمہیں ہم لوگ؟ فضا بیگم ان کے سلام کا جواب دیتی خفا ہوتی شکوہ کر گئی تھی۔ ان کے شکوے پر وقار صاحب نے ایک سرد سانس خارج کی تھی۔ زندگی کے رنگ و حالات کے باعث بچھڑنا مقصود رہا، ورنہ ہماری ایسی منشا کب تھی؟ وقار صاحب سنجیدگی سے کہتے مختصر الفاظوں میں گزرے ماہ و سال کا حساب دے گئے تھے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، آؤ بیٹھو۔ فضا بیگم سمجھداری سے کہتی صوفے کی طرف اشارہ کر گئی تھی۔ وقار صاحب خاموشی سے صوفے پر برجمان ہوئے تھے، باقی سب بھی اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے۔ دہیا بھی ان کے روب، وقار اور اخلاق سے متاثر ہوا تھا۔ اماد، امید کرتا ہوں تمہیں اپنا وعدہ یاد ہوگا۔ میں کل ہی اپنی بیٹی کا نکاح چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ وقار صاحب اماد صاحب کو بعد میں منانے کا ارادہ کرتے مان سے کہتے انہیں اپنی آمد کی مقصد سے آگاہ کر گئے تھے۔ اوہ چلو شکر ہے، تمہیں یاد تو آیا کہ ہماری امانت تمہارے پاس ہے۔ اماد صاحب ہفکی کے باعث گہرا طنز کر گئے تھے، جبکہ ان کے بعد پر دہیا شددہ رہ گیا تھا۔ اس سے اتنی جلدی نکاح کی توقع نہیں کی تھی، لیکن شاید قسمت میں یہی ہونا مقصود تھا۔ اماد، فضول بکواس نہ کرو، اتنے وقت بعد دوست گھر آیا اور تم اس کا استقبال طنز سے کر رہے ہو۔ فضا بیگم اماد صاحب کو ناگواری کے سبب جھاڑ گئی تھی۔ تو امی، دوست کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست بھی ہے جو اس کی راہ دیکھ رہے، کیوں غائب تو نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی پتہ اور نہ ہی رابطہ۔ میں نے کتنی کوشش کی اسے ڈھونڈنے کی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈا جاتا ہے، اور جو خود سے ہی کھو جائیں وہ نہیں ملا کرتے۔ اماد صاحب ہفکی سے پھٹ پڑے تھے، برسوں کا غبار الفاظوں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ ایک عرصے بعد وقار صاحب کو اپنے مقابل دیکھ کر ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ دہیا خاموشی سے دو دوستوں کے بیچ جاری محبت بھری سرد جنگ دیکھ رہا تھا۔ امائمہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ سارے گلے شکوے جائز ہیں تیرے اماد، لیکن ہر شخص اپنی تصویر کے حاکم میں مکمل ہوتا ہے۔ میں اپنی صفائی پیش نہیں کر رہا، بس آگاہ کر رہا ہوں کہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ محبتیں ہوں تو وقت گزرنے کے بعد بھی انتظار برقرار رہتے ہیں، ورنہ کسی بوجھ کی مانند انسان بہانے سے بھول جاتا ہے۔
وقار صاحب سنجیدگی سے کہتے حماد صاحب کو خود کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر کے۔ سب خیریت تو ہے وقار؟ آج اتنی گہری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ حماد صاحب فکر مند ہوتے سیدھے ہو کر بیٹھتے پریشانی کے باعث استفسار کرنے لگے تھے۔ مقابل کے سوال پر وقار صاحب اپنے لب بھینچ کے تھے۔ ملازمہ لوازمات سے بھری ٹرالی گھسیٹتی لانچ میں لاتی میز پر چننے لگی تھی۔ لمبی کہانی ہے میرے یار، پھر کبھی فرصت سے سناؤں گا۔ وقار صاحب خوبصورت سے بات بدل گئے تھے کیونکہ یہ ان کے دوست کا گھر ہونے کے ساتھ بیٹی کا سسرال بھی تھا۔ حماد صاحب ان کی بات سمجھتے سرس بات میں ہی لا گئے تھے۔ وقار بیٹا چائے لو اور پریشان نہ ہو، کل ہی دہیا کا نکاح ہوگا۔ فضا بیگم ان کی توجہ میز کی طرف کرواتی ساتھ تسلی بھی دے گئی تھی۔ وقار صاحب سرس بات میں ہی لاتے چائے کا کپ اٹھا گئے تھے۔ اپنے داماد سے نہیں ملو گے تم وقار؟ حماد صاحب وقار صاحب کو سوچوں میں گم دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے تھے۔ دہیا اس اچانک کارروائی پر کچھ نروس سا ہوا تھا۔ کروڑوں لوگوں کے سامنے بے فکری سے گانے والا محمد دہیا کل بھی اپنے سسر سے ملاقات کرنے میں نروس ہو رہا تھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ وقار صاحب چائے کا کپ میز پر رکھتے مسکراتے ہوئے حامی بھر گئے تھے۔ حماد صاحب نے اشارے سے انہیں دہیا کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وقار صاحب کے دیکھنے پر دہیا چھینپ سا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ انکل؟ آپ بابا سے باتوں میں مصروف تھے جس کے باعث میں نے آپ کو مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دہیا خود کو کمپوز کر کے اپنی اصلی اعتماد میں کہتا انہیں ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، مجھے امید ہے تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے۔ اور کیا میں امید رکھ سکتا ہوں کہ تم اسے تانا نہ دو کہ میں نے خود چل کر نکاح کی بات کی تمہارے بابا سے؟ وقار صاحب مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیتے دو ٹوک سوال کر کے تھے۔ ان کا آخری جملہ سب کو ناگوار گزرا تھا۔ آپ بے فکر ہیں انکل، آپ کی بیٹی میری عزت ہے اور محمد دہیا کل بھی کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر۔ دہیا مسکرا کر نرمی سے جواب دیتا انہیں مطمئن کر گیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ سب کو میری بات ناگوار گزری ہے، لیکن میں دوست ہونے کے ساتھ ایک باپ ہوں۔ اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں نے یہ سوال کیا۔ امید ہے آپ سب مجھے سمجھیں گے۔ خیر میں چلتا ہوں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وقار صاحب اپنے عمل کی وضاحت دے کر سب سے مل کر خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب انہیں فقیہہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا تھا۔ احمد پیلس، بحریہ ٹاؤن، کراچی۔ رات 7 بجے کا وقت تھا۔ ہر سو تاریکی اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے۔ عشاء کی اذانیں ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی۔ سیاہ بیگی ٹراؤزر پر گھٹنوں تک آتی سرخ ڈھیلی ڈھالی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو سیاہ اور سرخ امتزاج کے اسٹالر میں مقید کیے، پاؤں میں سرخ پینسل ہیل پہنے، دائیں ہاتھ میں چند سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی تو بائیں ہاتھ کی سفید کلائی میں سیاہ برانڈڈ گھڑی تھی۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے دائیں ہاتھ میں اپنا فون اور گاڑی کی چابی پکڑے اپنے پوشن کی سیڑھیاں اترتی نیچے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ باقی سب لانچ میں بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کل تمہارا نکاح ہے اور تم سیر سپاٹوں پر جا رہی ہو۔ بلو پینٹ پر سرمئی شرٹ میں ملبوس، بالوں کو میں سے جوڑا بنائے، ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، گہرے میک اپ کی تہہ میں اپنا چہرہ چھپائے انیسہ بیگم ناگواری کے سبب استفسار کرنے لگی تھی۔ مسز وقاص احمد، آپ مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی اور نہ ہی میں آپ کو جواب دینے کی پابند ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں دو ٹوک جواب دیتی وہاں بیٹھے ہر فرد کو آگ بگولا کر گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم انیسہ سے؟ فقیہہ، انیسہ تمہاری ماں کی جگہ۔ سیاہ ٹراؤزر اور دھانی ٹی شرٹ میں ملبوس وقاص احمد اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوتے دھاڑے تھے۔ ان کی دھاڑ سے در و دیوار تک ہل گئی تھی، لیکن مقابل کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ انف مسٹر وقاص احمد، انف۔ یہ عورت آپ کی بیوی ہو سکتی ہے لیکن میری ماں کبھی نہیں۔ آپ کی یہ سو کال بیوی اگر اپنی جان بھی دے دے میں تب بھی اسے اپنی ماں کا درجہ نہیں دوں گی۔ میں تو آپ کو باپ نہیں مانتی، تو پھر آپ کی بیوی میری ماں کیسے ہوئی؟ فقیہہ ہاتھ اٹھا کر ان کی بات بیچ میں کاٹتی اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر قدم قدم چل کر ان کے مقابل آ کر وقاص صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی گرائی تھی۔ اب تم حد سے بڑی ہو فقیہہ۔ وقاص احمد انگشت شہادت ہوا میں لہرا کر جیسے تنبیہ کر رہے تھے۔ کاش مسٹر وقاص احمد، کاش یہ حد آپ نے مجھے بچپن میں یاد دلائی ہوتی۔ اوپس سوری، میں تو بھول گئی۔ بچپن میں آپ کو میرے وجود سے شناسائی ہی کب تھی؟ کیونکہ میں تو تنزیلہ احمد کی بیٹی تھی، اور یاد رکھیں آج بھی میں تنزیلہ احمد کی ہی بیٹی ہوں، اس لیے مجھے مخاطب کرنے کی زحمت نہ کیا کریں۔ جس طرح بچپن میں مجھے مخاطب کرنا آپ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ فقیہہ ان کا تمسخر اڑا کر تلخ حقیقت بیان کرتی، انہیں آئینے میں ان کا بھیانک چہرہ دکھاتی ساکت کر گئے تھے۔
दफोतन लाउंज के दरवाजे पर भारी कदमों की चाप उभरती सुनाई दी थी। आने वाली शख्सियत को देखकर वहां मौजूद हर फर्द शदद रह गया था। बाबा, आप यहाँ? वकार अहमद को अहमद पैलेस में देखकर फकीहा हैरानी और बेयकीनी के बायस बेसाख्ता मुकाबल से इस्तफसार कर गई थी। जी बाबा की जान, आपके बाबा जान आए हैं। वकार साहब सबको नजरअंदाज करके शफकत भरी मुस्कुराहट लबों पर सजाए मोहब्बत से कहते उसके लिए अपनी बाहें वाह कर गए थे। फकीहा भागती हुई किसी बच्चे की मानिंद उनकी बाहों में जा समाई थी। हर फर्द ने इंतहाई ज़बत और हसरत से यह मंजर मुलाहिजा किया था। किसी का बाप, किसी का भाई तो किसी का शौहर। बाबा, आपको उस घर में कदम रखने की क्या जरूरत है? बैकयार्ड से सीधा मेरे पोर्शन में आते। मुझे आपका यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। फकीहा उनसे अलग होकर हबकी के बायस किसी मासूम बच्चे की मानिंद मुंह फुलाकर कहती सबको हैरान कर गई थी। उसका पल में बदलता रूप सबको हैरानी में मुब्तला कर गया था। ये रूप किसी ने फकीहा का आज से कबल कभी नहीं देखा था। सब हैरानी के बायस आंखें फाड़े अजनबी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे, गोया मुकाबिल शख्सियत को पहचानने की तगदो में हूँ। मुझे एक जरूरी काम था जिसके बायस मुझे यहाँ आना पड़ा। बाबा की गुड़िया, और आपको अपने बाबा जान से नाराज होने की इजाजत हरगिज नहीं है। वकार साहब शरारत से उसकी नाक खींचकर कहते मुस्कुरा दिए थे। अपने बाप को देख वो भी मुस्कुराई थी। न जाने कितने अरसे बाद अहमद पैलेस के अफराद और दरो दीवार ने उस मगरूर शहजादी को मुस्कुराते देखा था। मुस्कुराने के बायस उसकी थोड़ी पर पड़ता एक लौता डिम्पल उसके हुसन में मजीद चार चांद लगा गया था। बिलाशुबा वह अपने हुसन में कमाल रखती थी। कल मेरी बेटी फकीहा का मेरे दोस्त के बेटे और मेरी बेटी के बचपन के मंगेतर के साथ निकाह है। उम्मीद है किसी को किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा, और अगर है भी तो अपने पास रखे, वरना अंजाम का जिम्मेदार वह खुद होगा। वकार साहब संजीदगी से उन सब की तरफ मुतवज्जा होकर एलानिया तंबीह करते फकीहा का हाथ पकड़कर लंबे लंबे ढक बढ़ती उसकी पोर्शन की तरफ बढ़ गए थे। पीछे उनके बूटों की धमक सबके कानों में गूंज रही थी। एक लम्हे के लिए शायद दिल में मलाल सा हुआ था, लेकिन नहीं, खुद गर्ज और बेहिस लोगों का मलाल नहीं हुआ करते। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ करती। फकीहा, क्या आप कहीं जा रही थी? वकार साहब फकीहा के साथ उसके कमरे में दाखिल होकर उसे तैयार देखकर नरमी से इस्तफसार करने लगे। जी बाबा, मैं अपने बुटीक जा रही थी, लेकिन अब आपकी आमद के बाद इरादा मनसूख कर दिया। आप बताएं कि आप नीचे क्या कह कर आए हैं? मुझे वजाहत दें, मैं आपकी बात समझने से कासिर रही हूँ। फकीहा उनके सवाल का जवाब देने के साथ नासमझी के बायस वजाहत तलब कर रही थी। वकार साहब एक सर्द सांस खारिज करके बेड की पाइंती पर बैठते अपनी बेटी को तमाम हालात से आगाह कर गए थे। ओह, तो मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैं तो खुद उस खबर की मुंतजर थी, लेकिन मुझे बुरा फील हो रहा है अमार के लिए। वो एक मुखलिस लड़का है। फकीहा तमाम बात से आगाह होने के बाद मुस्कुराती हुई वकार साहब के बराबर में बैठकर पहला जुमला मुस्कुरा कर कहती। अफसरदा हुई थी। वकार साहब बगौर उसके चेहरा पर नजरें टिकाए उसके तासुरात जानने की तगोदों में थे। ऐसे ना देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन बातों से। वैसे आपकी बहन एक बात तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं लालच में ही अमार से निकाह कर रही थी, फिर चाहे वो लालच किसी भी चीज का हो। फकीहा वकार साहब को खुद को तकता देख मुस्कुरा कर एक आंख विंक करके शरारत से कहती उठ खड़ी हुई थी। उसका रिएक्शन वकार साहब को शददर कर गया था। वह वाकई आम लड़की नहीं थी, वह फकीहा अहमद थी, बहादुर, निडर और बेबाक। कैसी लालच थी आपको गुड़िया? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो आप मुझसे कहती। आपने क्यों खुद को बेमौल किया उस बेहिस औरत के सामने? क्यों आपने अमार से निकाह के लिए हामी भरी, ये जानते हुए भी कि नरमीन आपसे नफरत करती है? क्यों किया आपने ये सब? वकार साहब फकीहा को सीरियस ना होता देख हबकी से कहते बरहम हुए थे। उनके बरहम लहजे पर भी मुकाबल की मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी। उसकी थोड़ी पर पट्टा डिम्पल पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। मुझे आपके भाई को मात देनी थी। उन्हें उनकी चाल में ऐसा फंसाना था कि वह फड़फड़ा भी ना सके, और मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। फकीहा अहमद एक लालची और खुदगर्ज लड़की है। आपके भाई ने अपनी लालच में अपनी इकलौती औलाद का सौदा करना चाहा, और मैंने अपनी लालच और खुदगर्जी के बायस उनके प्लान को कामयाब होने दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐन वक्त पर वकास अहमद मुंह के बल गिरेंगे। और देखें, यही हुआ। आपकी बेटी जीत की। फकीहा एक शातिर मुस्कुराहट लबों पर सजाए उन्हें तमाम बातों से आगाह करती उन्हें साकत कर गई थी। फकीहा के अल्फाज उन्हें गहरे रंज में मुब्तला कर गए थे। वो 20 साल मासूम लड़की एक ऐसे खेलों की खिलाड़ी बन बैठी थी, एक ऐसी खिलाड़ी जिसने खेल के नशे में चूर अपनी जात तक को दाव पर लगा दिया था। क्या वो इतनी नफरत करती थी अपने बाप से कि उन्हें हराने की खातिर खुद की जिंदगी तक को दाव पर लगा गई थी? और अगर ऐसा हो जाता तो फिर तुम क्या करती फकीहा? वकार साहब शदीद हबकी का इजहार करते हुए आपसे तुम पर आते उसके इरादे जानने की कोशिश करने लगे थे।
उनकी चौड़ी पेशानी पर बल वाज़ेह हुए थे, मुकाबल के अल्फाज उन्हें इंतहाई नागवार गुजरे थे। आपकी बेटी बहुत ज़हीन है बाबा। अमार एक मुखलिस लड़का है, मुझे उससे निकाह करने में कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर मुझे अपना पैशन छोड़ना पड़ा और मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती थी, क्योंकि आप जानते हैं कि लिखना मेरा जुनून है। आपके भाई का ये प्लान था कि अगर मेरी अमार से शादी होगी तो अमार मुझे कभी लिखने से नहीं रोकेगा, बल्कि जो मेरे लिखे गए ड्रामे का प्रॉफिट होगा वो हमेशा की तरह शादी के बाद भी उन्हें बआसानी मिलता रहेगा। लेकिन मैंने अमार को पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं अपना आखिरी ड्रामा उसे दे चुकी हूँ। उसके बाद मैं टेलीफिल्म्स, फिल्म्स या फिर कोई भी ड्रामा नहीं लिखूंगी। मैं अपने नॉवेल्स किताब की शक्ल में पब्लिश करवाऊंगी। वकार साहब मुझे अमार की कमजोरी बनाते उसे लूटते रहते, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। वह हलाल कमाता है या हराम, ये उसका मसला है, लेकिन मैं किसी को भी अपने साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त हरगिज नहीं देती। मैं एक खुद गर्ज लड़की हूँ जिसके लिए अपनी ज़ात सबसे पहले है, और मेरी ज़ात ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं फ़कीहा वकास अहमद हूँ। मेरी रगों में मेरे नाम नेहाद बाप की तरह खून की जगह लालच और खुदगर्जी दौड़ती है। फ़कीहा सीने पर हाथ बांध कर उनके मुकाबल खड़ी होती स्पाट लहजे में उन्हें तमाम बातों से आगाह कर गई थी। इतना सब कुछ हो गया और तुमने तुमने हमें बताना भी गवारा नहीं किया। ये तो तंजील ने हमें तुम्हारे और अमार के निकाह से आगाह कर दिया, जिसके बायस मैं यहाँ आ गया हूँ। तुमने तो किसी चीज़ की भी भनक तक नहीं लगने दी थी। वकार साहब हबकी से कहते बेड से उठ खड़े हुए थे। उनकी बात पर फकीहा के चेहरे पर एक तारीक सा साया लहराया था। बचपन से मैं सब कुछ अकेले ही झेलती आ रही हूँ। अब उस अकेलेपन और तन्हाई की आदत हो गई है। वैसे भी मुझे यकीन था कि ये निकाह नहीं होना, इसलिए मैंने आप सबको बताना मुनासिब नहीं समझा। जब शहनाई बजनी ही नहीं थी तो ढोल पीटने का क्या फायदा। फकीहा तलखी से कहती सर झटक गई थी। उसके लहजे में झलकती महरूमी ने वकार साहब के दिल पर छुरियां चलाई थी। तो बाप होकर भी वो नाजुक लड़की हालात से लड़ती हुई बड़ी हुई थी। खैर, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आ जाएं किचन में, मैं आपको अच्छी सी कॉफ़ी पिलाती हूँ। फकीहा खुद को कंपोज करके हाथ में पकड़ा मोबाइल और गाड़ी की चाबी साइड टेबल पर रखकर मुस्कुराती हुई कहती कमरे के दरवाजे की तरफ पड़ी थी। वकार साहब भी खामोशी से उसके पीछे चल दिए थे। वैसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था कि आप मेरे बचपन के मंगेतर से मेरा निकाह करें। मैं वैसे भी आपकी खुशी में राजी हो जाती। शादी किसी न किसी से तो करनी ही थी, वो आपका मुंतखब करता लड़का ही सही। वकार साहब को गुमसुम देखकर वो मुस्कुराती हुई बेनियाजी से शानी उचकाकर कहती, उन्हें खुद को घूरने पर मजबूर कर गई थी। वाह, बहुत खूब बेटा। शादी का जिक्र तो ऐसे करियो आप जैसे ये कोई अहम काम ना हो। जिसको करना जरूरी है तो किसी से भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, फिर वो किसी से भी हो। लड़कियों के तो इतने ख्वाब होते हैं अपनी शादी को लेकर, और एक मेरी बेटी है जिसके लिए शादी एक काम है जिसे जल्द अज जल्द निपटाना है। और मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारी मंगनी मैंने बचपन में ही कर दी थी, लेकिन इस बारे में मुझे, अम्मी, अब्बू और तंजीला के अलावा किसी को नहीं पता था। अब शायद तंजील भी जानता है। वकार साहब फकीहा के पीछे किचन में दाखिल होते हुए कहते बस में रखी मेज के गिर्द इस्तादा कुर्सी पर बरजमान हुए थे। मेरी तरजीहात में शादी कहीं भी नहीं है बाबा। शादी मेरे लिए महज एक फ़र्ज़ है जिसे मुझे हर हाल में पूरा करना है। फकीहा उनकी तरफ पुश्त करके खड़ी होती, पानी चूल्हे पर उबालने रखती, 7 कप में कॉफ़ी फेंटने लगी थी। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ बेटा। आज पहली दफ़ा मुझे आपकी सोच पर अफसोस हो रहा है। वकार साहब उसकी पीठ को घूरते हफ्गी से कहते अफसोस करने लगे थे। शायद आप अपनी जगह ठीक हैं बाबा, लेकिन मेरा तजुर्बा यही कहता है शायद मेरा माजी तल्ख रहा है, जिसके बायस मेरी ज़ुबान भी तल्खी का शिकार है। आखिर को बचपन में बोया बीज जवानी में काटना पड़ता है। इंसान के बचपन पर उसकी मरते दम तक की जिंदगी का मुनहसर होती है। शायद यही वजह है जिसके बायस वालिदैन को अपनी औलाद के बचपन में ही उनकी अच्छी तरबियत करने की नसीहत की जाती है। फकीहा अपना रुख उनकी तरफ करके अपनी पुत स्लैब से लगाकर कहती मुकाबल का खुद पर गौर करने पर मजबूर कर गई थी। अपनी उम्र से बड़ी बातें करने लगी हो आप गुड़िया। वकार साहब अफसोस से उसे देखकर कहते, तासुब से सर झटक कहते, वक्त और हालात वक्त से पहले बड़ा कर देते हैं। शायद मेरे साथ भी वही हुआ है। फकीहा रुख मोड़कर कॉफी के कपों में गर्म उबलता हुआ पानी उंडेलती हुई कहती है। बेनियाजी से शानी उचका गई थी। कभी तो खुद को थोड़ी रियायत दिया करो फकीहा, अपने माजी को नासूर बनाकर खुद को ख़त्म करियो आप। वकार साहब उसके हाथ से अपना कॉफ़ी का मग लेकर कहते कमरे की तरफ बढ़ गए थे। मैं इंतकाम की आग में जलकर खुद को कुंदन बनाना चाहती हूँ, क्या मेरा ये मकसद गलत है? फकीहा नॉर्मल अंदाज में उनसे इस्तफसार करने लगी थी, जबकि उसके इरादे जानकर वकार साहब ने उसे पलट कर घूरा था। अब वो दोनों कमरे में दाखिल होते बेड पर बैठ गए थे। इंतकाम हमेशा तबाह कर देता है फकीहा, मुझे खौफ है तुम्हारी ये इंतकाम की आग तुम्हें जलाकर खाकसतर न कर दे। और याद रखो, राख हुई जमीन पर फिर कभी सरसब्ज घास नहीं उगा करती।
वकार साहब ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसे समझाने की अदना सी कोशिश की थी। कसास मेरा हक है बाबा, इस्लाम मुझे कसास का हक देता है। फकीहा संजीदगी से उनके सवाल का जवाब देती उन्हें बहुत कुछ पावर करवा गई थी। उसकी बात पर वकार साहब मुस्कुराए थे, जैसे किसी बच्चे की नादानी में कही गई बात पर मुस्कुराया जाता है। आपको इंतकाम और कसास में फ़र्क जानने और पहचानने की ज़रूरत थी मेरी शहजादी। मुझे उम्मीद है आप जल्द ही इस फ़र्क को पहचानने की कोशिश करेंगे। वकार साहब मुस्कुराते हुए कहते उसे नई राह दिखा रहे थे। फकीहा ने नासमझी से उन्हें देखा था। इससे कबल के वो कुछ कहती सा टेबल पर रखा उसका फ़ोन बज उठा था। फकीहा फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हुई थी। फ़ोन की स्क्रीन पर जिया कॉलिंग अपनी पूरी आबोताब से जगमगा रहा था। फकीहा ने कॉल गेस करके फ़ोन कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फकीहा ने फ़ोन कान से लगाते ही सलाम किया था। उसके मुकम्मल सलाम करने पर मुकाबल बैठे वकार साहब मुस्कुराए थे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम, मिसेस अमाद अपनी होने वाली बहू के लिए ड्रेस लेना चाहती हैं। उनका कहना है कि उनका ड्रेस सबसे अलग होना चाहिए और वो मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार है। उनका कहना है कि ड्रेस ऐसा हो जो उनकी बहू को पसंद आ जाए। कल तक का वक्त है, अब आप बताएं क्या करें। कोई नया ड्रेस तैयार करने के लिए कल तक का वक्त बहुत कम है। मैंने उन्हें इनकार करने से कबल आपसे पूछना ज़रूरी समझा। फकीहा की सेक्रेटरी जवेरिया ने उसे तमाम हालात से आगाह किया था। तुम एक काम करो, मैं जो कल अपने निकाह पर ड्रेस पहनने वाली थी वो ड्रेस और तमाम मैचिंग उन्हें डिलीवर करवा दो। बाकी पेमेंट मैं तुम्हें मैसेज पर बता देती हूँ। पेमेंट आ जाने के बाद मुझे स्लिप व्हाट्सएप कर देना। फिलहाल मैं कुछ मसरूफ़ हूँ, इसलिए अब ज़रूरत के वक्त ही मुझे कॉल करना। फकीहा उसे चंद और हिदायत देती फ़ोन बंद करके बेड ग्राउंड से टेक लगाती आंखें मौन गई थी। जबकि वकार साहब दोनों खाली मग उठाते किचन की तरफ बढ़ गए थे। तुमने अपना ड्रेस क्यों डिलीवर करने को कहा फकीहा? कुछ देर बाद वकार साहब कमरे में वापस आकर उसके सर पर सवार होते हबकी के बहस इस्तफसार करने लगे थे। उन्हें फकीहा की हिदायत नागवार गुजरी थी। क्यों बाबा, क्या मेरे ससुराल वाले इतने गरीब हैं कि अपनी होने वाली बहू का निकाह का ड्रेस नहीं ला सकते? फकीहा अपनी आंखें बां करके शरारत से कहती उन्हें भी हंसने पर मजबूर कर गई थी। चलो, आज हम बाप बेटी बाहर डिनर करते हैं। वकार साहब हंसकर कहते दरवाजे की तरफ बढ़े थे। पीछे फकीहा भी गाड़ी की चाबी और अपना मोबाइल उठाती बच्चों की तरह उनके पीछे भागी थी।